नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे बेल के बारे में। प्रोविज़न 436 टू 439 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यदि हमें इसमें डिस्कस करना है तो कुछ हेडिंग्स हैं और इस हेडिंग के अंडर ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 436 इज डील्स विद इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। दैट मीन्स दिस इज प्रोविजन रिलेटेड टू द बेलेबल ऑफेंस। एंड 436A इसे बाद में जोड़ा गया है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। ये क्यों वेट किया गया, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 437 व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड 437A बेल टू रिक्वायर्ड एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। ये प्रोविजन नहीं था, इसकी बहुत ही ज़रूरत थी, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि पहले डिस्क्रिप्शन था, जिस कोर्ट ने पनिशमेंट दिया था उसका डिस्क्रिप्शन था कि वो बेल दे या ना दे। अब ये प्रोविज़न यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद 438 है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो ये एंटीसिपेटरी बेल है, उसके बारे में प्रोविजंस हैं 438 में, इसको हम डिस्कस करेंगे। और 439 में स्पेशल पावर दिया गया है हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन को, और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं 436 से। 436 उस बारे में है जहां पर किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसा ऑफेंस किया है जो बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस मीन्स सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में जिसे बेलेबल शो किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है। तो किसी पर्सन ने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है और वो पर्सन आइदर ही इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय ए पुलिस ऑफिसर, और ही इज ब्रॉड बिफोर कोर्ट, और ही अपीयर्स बिफोर अ कोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि वो बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड है, नंबर एक। नंबर दो, उसे पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उसे अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ है। तो उस पुलिस ऑफिसर के पास भी ये राइट है कि उसे वो बेल पे छोड़ देगा यदि वो बेलेबल ऑफेंस है तो, क्योंकि बेलेबल मामले में बेल पाने के राइट हैं। दूसरा कहा गया कि ही इज ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट। यदि वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी मामले में उसे नहीं छोड़ता है, बाय द वे, हालांकि बेल के मामले में उसके राइट है बेल देने के, लेकिन उसे बेल पे नहीं छोड़ता है क्योंकि वो एक्यूज्ड पर्सन जो है वो अब बेल देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे बेल पे नहीं छोड़ेगा। तब उसे वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। तब ही इज ब्रॉड बिफोर अ कोर्ट, अब वो कोर्ट में आ गया, या ही अपीयर्स बिफोर अ कोर्ट, वो व्यक्ति खुद कोर्ट में हाजिर हो गया, कोर्ट में सरेंडर हो गया। एक ऐसे मामले में सरेंडर हुआ है जो कि बेलेबल ऑफेंस है। तब वह बेल देने के लिए तैयार है किसी समय, या तो इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, या जब वो कोर्ट में लाया गया है या कोर्ट में खुद से अपीयर हुआ है, तो किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर वो बेल देने के लिए तैयार है, तो दैट मीन्स सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। शैल का यूज किया गया है, यानी कि बेल पाने के उसके राइट हैं इन द मैटर ऑफ बेलेबल ऑफेंस। तो जहां पर एक्यूजेशन बेलेबल ऑफेंस का लगा हुआ है वहां उसे बेल पाने के राइट हैं। पुलिस इंचार्ज ने उसे अरेस्ट किया है और बेल देने के लिए तैयार है, तब भी वो बेल पे छूट जाएगा। या अगर कोर्ट में उसे किसी तरह लाया जाता है या कोर्ट में वो खुद उसने हाजिर हो गया है और वो बेल देने के लिए तैयार है, तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। आगे कहा गया है कि जहां एक गरीब व्यक्ति है, इंडिजेंट पर्सन है। अब इंडिजेंट पर्सन क्या है कि वो बेल तो दे नहीं पाएगा, गरीब पर्सन है, वो सिक्योरिटी दे नहीं पाएगा, सिक्योरिटी ला नहीं पाएगा वो। तब वहां पे कहा गया है कि सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक फिट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इन इंडिजेंट एंड इज अनेबल टू फर्निश बेल। वो इतना गरीब है कि वो बेल नहीं दे पा रहा है, वो फर्निश सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी कोई नहीं दे पाएगा, जमानत के तौर पर कोई सिक्योरिटी देना पड़ता है बेल के लिए, वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो जब वो बहुत गरीब है तब इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का डिस्क्रिशन है कि उसे वो छोड़े या न छोड़े। अगर नहीं छोड़ेगा तब वो ले आएगा मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन मजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पे शैल यूज़ किया गया कि मजिस्ट्रेट को छोड़ना ही छोड़ना है। जैसे उसे लगता है कि वो गरीब है, वो जो है बॉन्ड श्योरिटी नहीं भर सकता है, तब उसे द एसएचओ मे एंड द कोर्ट शैल डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड विदाउट श्योरिटी
फॉर हिज अपीयरेंस एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन। तो वो इतना पुअर है, इतना गरीब है कि वो सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो एसएचओ का डिस्क्रिप्शन है कि उसे छोड़े बॉन्ड पे, या वो फिर आगे भेजते मजिस्ट्रेट को। लेकिन मजिस्ट्रेट पास जब आ गया तो मजिस्ट्रेट जब जान गया कि ये गरीब है, तब जो है उसे वो उसी के खुद पर्सनल बॉन्ड पे उसे छोड़ देगा विदाउट सिक्योरिटी, उसे सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन कहा गया है कि प्रिजम्पशन हम कब करेंगे कि ये व्यक्ति गरीब है, दैट पर्सन इज इंडिजेंट पर्सन। ये प्रिजम्पशन तब होगा जहाँ पे वो व्यक्ति 1 सप्ताह हो गया और वो बेल नहीं दे पा रहा है, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, अरेस्ट हुए 1 सप्ताह हो गया और वो जो है या तो जुडिशियल रिमांड में होगा या कहीं होगा, तो कस्टडी में ही है अभी जो है, तब वहाँ पर सफिशिएंट ग्राउंड होगा कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करे कि वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन है, गरीब पर्सन है, और उसे अब सिक्योरिटी पे छोड़ा ही जाएगा। लेकिन जहाँ पर किसी व्यक्ति ने कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था टू मेंटेन द पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, या 446A के तहत वो आ जा रहा है, कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था और बॉन्ड के टर्म्स और कंडीशन उसने ब्रीच कर दिए थे, अब वो अरेस्ट हो गया है, तब वो गरीब है चाहे नहीं है, अब वो रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मामला जो है पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का है नंबर 1, और नंबर 2 जो है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बेल बॉन्ड के जो है उसने ब्रीच किए थे, तो वहाँ पे उसको अरेस्ट किया ही जाएगा। बाद में उससे सिक्योरिटी मांगी ही जाएगी, वो सिक्योरिटी देगा तभी उसे रिलीज किया जाएगा। यहाँ पे इंडिजेंट पर्सन होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल ये है कि बेलेबल मामले में व्यक्ति को बेल पे छोड़ दिया जाएगा। नंबर 1, कब छोड़ा जाएगा बेल पे, आपको पता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, जमानत के लिए तैयार है तो उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। बट इतना गरीब है कि वो सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, तो कोर्ट उसे बेल पे छोड़ देगा। लेकिन यदि 7 दिन तक उसने बेल की व्यवस्था नहीं की है, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं की है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि वो गरीब है, तब उसे कोर्ट बेल पे छोड़ ही देगा। इसके बाद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 कहा गया है कि वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द बेल बॉन्ड एज रिगार्ड द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस। जहाँ पे बेल बॉन्ड पे किसी व्यक्ति को छोड़ा गया है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज किए गए हैं कि उसको स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस पे कोर्ट में अपीयर होना है, जब कोर्ट उसे कॉल करेगी, बट वो फेल हो जाता है, वो कंप्लायंस उसका पूरा नहीं कर पाता है, तो जब नेक्स्ट टाइम पर ऑन अ सब्सिक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस, उसी मामले में नेक्स्ट टाइम पर जब भी वो कोर्ट में अपीयर होगा या कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई वारंट और इशू कर दिया है, तब उसे पकड़ कर लाया जाता है कोर्ट में, तब कोर्ट जो है इनकार कर सकती है कि इसको मैं बेल पे नहीं छोड़ूंगा, इवन दो इट इज़ अ बेलेबल मैटर, तब वहाँ पे उसको बेल पे छोड़ने से कोर्ट इनकार कर सकती है। एंड बाई एनी सच रिफ्यूजल ऑफ द कोर्ट द पावर ऑफ द कोर्ट शैल नॉट बी अफेक्टेड टू इम्पोज पेनाल्टी अंडर सेक्शन 446। तो न केवल उसे बेल पे छोड़ने से कोर्ट मना भी कर सकती है, अपितु जो है 446 के तहत जो है बेल बॉन्ड के टर्म्स कंडीशन ब्रीच करने के मामले में उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकती है। इसके बाद 436A है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। ये प्रोविजन इसलिए ऐड किया गया क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे बहुत से ऐसे केसेस दिखे गए जहाँ पे कोर्ट ने रिलीज़ करने के ऑर्डर दे दिए और व्यक्ति रिलीज़ नहीं हुआ। नंबर 1, जहाँ व्यक्ति छोटे मोटे केस में 10-10, 12-12 साल तक कैद था, उसे जो है बेल नहीं मिला, उसे रिलीज़ नहीं किया गया। यदि उस केस का ट्रायल चल भी जाता, उसे उस केस में मैक्सिमम सज़ा हो भी जाती, तब भी वो सज़ा भुगत करके बहुत पहले बाहर आ जाता, लेकिन ट्रायल पेंडिंग रहा, वो बहुत समय तक जेल में बंद ही रहा। जैसे कि अगर किसी कोई व्यक्ति चोरी के अपराध में पकड़ा गया था, ट्रायल चल रहा था, चोरी के लिए मैक्सिमम 3 साल की सज़ा दी गई थी, उसको जो है दी जाती, बट वो 10 साल से जेल में है। तो यहाँ पर इस मामले को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन यहाँ पे जोड़े गए हैं कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। तो जिसका ट्रायल चल रहा है, उसे किसी मामले में आरोपी बनाया गया है, तो कितने समय तक अंडर ट्रायल के दौरान वो जेल में रह सकता है। तो कहा गया है कि जहाँ पर वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन डिटेन्ड इन एनी ऑफेंस एंड ही हैज़ बीन कंप्लीटेड 1/2 ऑफ द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सच ऑफेंस इन जेल, the trial, inquiry and investigation are still undergone. That means he shall be released by the court on personal bond with or without surety. केस वो अरेस्ट कर लिया गया, उसका केस चल रहा है,
अभी केस पेंडिंग है, लेकिन उसने आधा समय उस मामले में गुजार लिया जेल में। अगर उसे सजा हो जाती तो जितनी सजा उसे होती उसका आधा समय उसने जेल में गुजार लिया है, तो अब उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ट्रायल चलता रहेगा, अलग की बात है। जैसे अब एक व्यक्ति चोरी के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है, चोरी के लिए मैक्सिमम सजा 3 साल की है, अभी ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो 1.5 साल तक जेल में बंद रह चुका है। तो अब आधा समय उसने जेल में गुजार लिया, उस अपराध के मैक्सिमम पीरियड का हाफ टाइम उसने जेल में गुजार लिया है, तो अब उसे जेल बेल पे छोड़ दिया जाएगा। कहा गया है कि दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू सच ऑफेंस विच आर पनिशेबल ऑफ द डेथ हैज बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ लॉ। तो जहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए डेथ पेनाल्टी की व्यवस्था की गई है, उस मामले में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा मामला है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या उससे कम के कारावास हैं, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल, 1 साल, तो उस मामले में यदि उसने हाफ टाइम जेल में गुजार लिया है, तब उसे अब बेल पे छोड़ दिया जाएगा, बाकी ट्रायल चलता रहेगा। अब कोई ऐसा केस है जिसमें सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, तब हम कैसे माने कि उसने आधा समय कब गुजारा है? तो जहाँ पे फ्रैक्शन की बात आती है वहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 57 अप्लाई हो जाता है। कहा गया है कि फॉर द फ्रैक्शन द लाइफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तब वहाँ पे 20 साल माना जाएगा, और 10 साल उसने जेल में गुजार लिया है, तो अब उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ दैट पर्सन, लेकिन जहाँ फ्रैक्शन की बात आती है, 1/2 1/4 करने की बात आती है, तो वहाँ पे उसको 20 साल माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 20 साल उसकी सज़ा मानी जाएगी, 10 साल उसने गुजार लिया है, तो उसे अब जेल से बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो किसी मामले में जिसमें कि एक्यूज पर एक्यूजेशन लगाया गया है, उसने 50% लाइफ अपनी जेल में गुजार ली है, ट्रायल अभी कंटिन्यू है, तब उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये मामले डेथ पेनल्टी वाले मामले में लागू नहीं होगी। इसके बाद कहा गया है कि आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाई इट इन राइटिंग द कोर्ट में ऑर्डर द कंटिन्यू डिटेंशन ऑफ सच पर्सन फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 1/2 ऑफ द सेड पीरियड और रिलीज हिम ऑन बेल इंस्टेड ऑफ द पर्सनल बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी। तो अभी हमने देखा था कि यदि वो 50% टाइम कोर्ट में बिता लेता है तो उसे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कब पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा, ये जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया है और उसको सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ इसे पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा, तब वो कंटिन्यू डिटेंशन जो है कर सकता है। 1/2 गुजारने के बाद भी कोर्ट कह सकता है कि नहीं अभी इस जेल में रहेगा, छोड़ा नहीं जाएगा, या कह सकता है कि इसको हम पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ेंगे, जो है इसे जो है हम बेल पे छोड़ेंगे, और बेल के लिए जो है उसे श्योरिटी या सिक्योरिटी ले आनी पड़ेगी। तो पर्सनल बॉन्ड के बिना छोड़ करके कोर्ट जो है उसे बेल पे छोड़ेगा, या फिर उसे जो है कहेगा कि अभी आप जो है अभी और जेल में आपको रहना पड़ेगा। तो ये कब होगा, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन करता है कि इसको बेल पे न छोड़ा जाए, और वो जो है स्पेसिफिक रीजन देता है कि वाई दैट पर्सन शुड नॉट बी रिलीज ऑन बेल। तो उसके बाद कहा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट मोर देन मैक्सिमम पीरियड, यानी कि जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन कर रहा है उसके बाद भी यदि उस व्यक्ति ने पूरे समय जेल में गुजार लिए, जिस ऑफेंस का उस पर चार्ज लगा हुआ है, उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पीरियड पनिशमेंट का है, उसने उस मैक्सिमम पीरियड तक उस जेल में बिता लिया है, तो अब ट्रायल चले या न चले कोई मतलब नहीं है, अब उसे बेल पर छोड़ ही दिया जाएगा। तो यदि चोरी का मामला है, उसमें सजा 3 साल की है और 3 साल तक वो जेल में रह चुका है, ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, इंक्वायरी चल रही है, तो अब उसे हर एक कीमत पे उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि उस सजा के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया गया है, उससे ज़्यादा वो व्यक्ति कभी भी अब जेल में नहीं रहेगा। जबकि बिहार वाले कितने केस में जो है हमने देखा था जो है कि व्यक्ति को बेल मिलने के बाद या व्यक्ति की को अभी जितना मैक्सिमम सजा था उसके बाद भी वो काफ़ी समय तक जेल में रह चुका था। उसके बाद कहा गया है कि डिले इन प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड, जहां प्रोसीडिंग एक्यूज्ड के कारण डिले हुई है वो टाइम पीरियड उसमें से हटा दिया जाएगा। मतलब कोर्ट ने जो है टाइम फिक्स किया कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इस डेट को है, एक्यूज जेल में है, उसका वकील आया नहीं,
तो तमाम कारण से जो है अब हियरिंग डिले होती चली गई है। एक्यूज ने कोई विटनेस पेश नहीं किया है, टाइम लेता जा रहा है, तो प्रोसीडिंग डिले होती जा रही है। तो ये डिले जो है एक्यूज के कारण मानी जाएगी और उस डिले की काउंटिंग नहीं की जाएगी। इसके बाद कहा गया है 437 में आते हैं जो है व्हेन बेल में बी टेकन इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब तक हमने पढ़ा था कि बेलेबल मामले में मजिस्ट्रेट का जो है ये बाध्यता है कि वो उसे बेल पे छोड़ेगा, क्योंकि इन द बेलेबल मैटर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। लेकिन अब यहाँ पर हम आ गए हैं नॉन बेलेबल मामले में, तो बेल इन नॉन बेलेबल केस यहाँ पर एक्यूज्ड का बेल पाने का राइट नहीं है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है कि उसे वो बेल पर छोड़े या न छोड़े। तो कहा गया है कि बेल इन नॉन बेलेबल केस 437 सब क्लॉज 1 व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of the police station or appear or is brought before a court other than the high court or court of session, he may be released on bail। तो यहाँ पर व्यक्ति पर यह शंका है, ये डाउट है कि उसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। अब उसे अरेस्ट किया जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा, या वो व्यक्ति खुद कोर्ट में आ जाता है, या किसी अधिकारी ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में ले आए हैं। लेकिन कोर्ट कौन सी है? मजिस्ट्रेट कोर्ट है, अदर देन दी हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन। क्योंकि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है बेल देने का, तो यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लाया गया है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि उसे बेल पे छोड़े या बेल पे न छोड़े। ही मे बी रिलीज ऑन बेल, दैट मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन दी डिसीजन ऑफ द मजिस्ट्रेट दैट ही मे रिलीज और नॉट। तो नॉन बेलेबल मामले में पावर होती है मजिस्ट्रेट की कि उसे बेल पे छोड़े या न छोड़े। तो फिर भी मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई है कि वो उसे बेल पे छोड़ सकता है। बेलेबल मामले में मजिस्ट्रेट को बेल देने के पावर तो दिए गए हैं, और नॉन बेलेबल मामले में कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो बेल दे या न दे। यानी कि नॉन बेलेबल मामले में भी कोर्ट को, मजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल देने के पावर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट हैं ए, बी और सी जिसमें कि मजिस्ट्रेट से वो पावर ले ली गई है या मजिस्ट्रेट को वो पावर नहीं दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के मामले ए, बी और सी में आते हैं तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट किसी व्यक्ति को बेल नहीं देगी जब तक कि वो उसका मामला एक्सेप्शनल केस में नहीं आता है। तो पहला है कि इफ़ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज़ बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जहाँ पे किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी में पनिशेबल है, तब उसमें मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता। लेकिन 4 ऐसे एक्सेप्शन बताए गए हैं जहाँ की मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। यदि एक्यूज पर्सन ऐसा है जो बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स है, या कोई एक्यूज वीमेन है, या कोई सिक है या इन्फर्म है, तो ऐसे पर्सन को मजिस्ट्रेट बेल दे सकेगा, ये उसका डिस्क्रिशन होगा। इसके बाद दूसरा है जिसमें मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा, उसके पास पावर नहीं है बेल देने की, जहाँ पर एक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस तो किया ही किया है, साथ में वो ऑफेंस ऐसा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उससे पहले एक्यूज एक बार दोषी साबित हो चुका है। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर। तो एक बार वो पहले कन्विक्शन उसका हो चुका है, वो सजा भुगत चुका है एक ऐसे मामले में जिसमें डेथ पेनाल्टी रही होगी, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहा होगा, या 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट रहा होगा, उसमें सजा भुगत करके आया, दोबारा उसने फिर ऑफेंस कर दिया है, अब कोर्ट के सामने आ गया है, वो मामला कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो उसमें बेल दे सके। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यदि मजिस्ट्रेट समझती है कि इट वुड बी जस्ट एंड प्रॉपर फॉर डूइंग फॉर ग्रांटिंग द बेल फॉर दैट पर्सन, तो देन मजिस्ट्रेट कोर्ट में ग्रांट द बेल। तो दिस इज ओनली एक्सेप्शनल केस, लेकिन जनरल में मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसमें बेल दे सके। तीसरा हमारा है कि जहाँ कोई एक ऐसा एक्यूज्ड कोर्ट के सामने अपीयर हुआ है जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंस का है और कॉग्निजेबल मैटर है वो, लेकिन उससे पहले वो 2 बार सजा याफ्ता है, उसे जेल हो चुकी है 2 बार एक ऐसे मैटर में जिसके लिए पनिशमेंट 3 ईयर या उससे ज़्यादा
या 7 ईयर से कम का रहा हो, उसमें वो सज़ा 2 बार भुगत चुका है और बाहर आया है, फिर उसने ऑफेंस कर दिया कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल मैटर में, अब वो बेल के लिए कोर्ट के सामने आया है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर नहीं कि उसे बेल दे सके। लेकिन एक्सेप्शनल मामले में वो जस्ट एंड प्रॉपर यदि समझता है कि इसको दे देना चाहिए, तभी वो बेल देगा, बट वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कि वाई इज डूइंग सो। उसके बाद वो रीजन रिकॉर्ड करके ही बेल करेगा, अदरवाइज मामले को खारिज कर देगा और मामला चला जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद जो है कहा गया है कि कभी कभी मजिस्ट्रेट इस कारण भी बेल डिनाई कर देता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आवश्यकता पड़ेगी इस व्यक्ति की ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया गया है कि आप इस ग्राउंड में किसी व्यक्ति का बेल रिजेक्ट नहीं करेंगे कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो बेल के लिए इंटाइटल है तो उसको आप बेल पे छोड़ देंगे, ओनली फॉर दिस रीजन दैट दिस पर्सन is important या दिस पर्सन में प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए केवल जो है आप उसको नहीं रोकेंगे। सेक्शन 9 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जहाँ पे पहचान परेड की बात आती है। तो उस पहचान परेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस एक्यूज्ड की आवश्यकता पड़ेगी पहचान परेड में, तो उस कारण से आप उसको बेल देने से डिनाई नहीं करेंगे, अदरवाइज इफ़ ही इज़ इंटाइटल टू गेट द बेल। उसके बाद कहा गया है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट no person shall be released on bail by the court under this subsections without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor. That means there should be a reasonable ground and reasonable opportunity to be given to the public prosecutor before granting the bail. उसके बाद कहा गया है कि द ऑफेंस अलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम इज पनिशेबल फॉर द डेथ पेनाल्टीज और फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर द 7 ईयर और मोर। तो ये ऐसे 4 मामले हैं जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना आवश्यक है। बिना पीपी को सुने आप कभी बेल नहीं दे सकते। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर से कम का है, तो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, तो बिना पीपी को सुने आप बेल पे छोड़ सकते हैं और बाद में आप सुन लेंगे। लेकिन जहाँ पे मामला लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनाल्टीज या 7 ईयर या मोर देन 7 ईयर का है, तो मजिस्ट्रेट बेल पे तभी रिलीज करेगा जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुन लेगा और उसके बाद ही बेल पे रिलीज करेगा। उसके बाद कहा गया कि व्हेन इट अपीयर्स दैट देयर इज अ बेलेबल ऑफेंस, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ड्यूरिंग द ट्रायल, एट द एनी टाइम, एट द एनी स्टेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग, if it appears that the person appear before him is committed the bailable offense, तब उसे इमीडिएट बेल पे छोड़ दिया जाएगा। सफिशिएंट ग्राउंड है कि ये जो अब हम इसके ट्रायल चला रहे हैं या इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हमने पहले उसको कन्फाइन किया था नॉन बेलेबल में, बेल हमने रिफ्यूज़ कर दिया था, बट अब एविडेंस के बाद लगता है कि नहीं ये बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस जैसे ही अपीयर फील हो गया कि बेलेबल ऑफेंस है, तो उसके राइट हो जाएंगे और उसे बेल पे छोड़ दिया जाएगा। और उससे जो है बेल जब रिलीज करेंगे तो उसके साथ जो है जो प्रोविजन 446A है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और आगे जो है कोर्ट डायरेक्शन देगा कि जब भी आपसे कहा जाएगा आप अपीयर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें और हैं कि कोर्ट को फील होता है कि मामला तो बेलेबल हो गया है, लेकिन अभी इनकी इसमें इंक्वायरी करने की और आवश्यकता है, तो इंक्वायरी नीड टू बी कंटिन्यूड, तो वहाँ पर जो है उसे एक बॉन्ड भरवा लेगी और बॉन्ड भरवा के छोड़ देगी कि जब भी आपसे कहा जाएगा आप कोर्ट में अपीयर होंगे। उसके बाद जो है कुछ मामले हैं कंडीशंस फॉर बेल। कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिस मामले में कंडीशनल बेल मिलती है। कोर्ट जो है, कोर्ट पे मैंडेटरी है कि कोर्ट शैल इम्पोज द कंडीशन। वो मामले कैसे हैं? यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि पनिशमेंट 7 ईयर या उससे ज़्यादा का है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिस जो चैप्टर 6 में आ रहा है, चैप्टर 16 में आ रहा है या चैप्टर 17 में आ रहा है, दैट मीन्स ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी यानी ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, तो उस मामले में या उसका अबेटमेंट हो, कॉन्स्पिरेसी हो, अटेम्प्ट हो, तो इस मामले में जब भी कोर्ट बेल देगी तो कंडीशनल बेल होगी। कोर्ट कुछ कंडीशन इम्पोज करेगी, कोर्ट पर बाउंडेशन लगाया गया है। तो उसमें क्या क्या कहा गया है? कहा गया कि द सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर, एंड दैट सच पर्सन शैल
not commit an offense similar to the offense of which he is accused or suspected of the commission of which he is suspected, and that such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat, promise to any persons who is acquainted to the fact of the cases, so as to dissuade him from disclosing such fact to the court. तो तमाम ऐसे जो है उस पर लगाए गए हैं कि वो विटनेसेस को धमकाएगा नहीं, प्रॉमिस नहीं करेगा, इंड्यूस नहीं करेगा, कोर्ट में जाने से रोकेगा नहीं उनको जो है, और तमाम चीज़ों से दूर रहेगा। उसी तरह से जो है कोई ऐसा ऑफेंस भी नहीं करेगा। तो ये सब मैंडेटरी है कोर्ट के लिए ये सब कंडीशन लगाने। उसके बाद कहा गया है कि जो रीजन्स और स्पेशल रीजन्स शैल बी रिकॉर्डेड। तो जहाँ पर एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग हिज or its reason or special reason for so doing. Why he is granting the bail? The authorities who is granting the bail is having the mandate to record the reason. एंड सब्सिक्वेंट अरेस्ट ऑर्डर कहा गया है कि बाद में वो कोर्ट कभी भी अपने बेल को विड्रॉ कर सकती है और कभी भी अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है और व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है और उसे जेल में भेज सकती है। इसके बाद कहा गया है कि अगर ट्रायल चल रहा है, दिस इज द नॉन बेलेबल मैटर वेयर द ट्रायल इज नॉट कंक्लूडेड विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 दिन हो गए, इन्हीं केस ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट। बस ध्यान रखना, नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है, नॉट ट्राइबल बाई दी कोर्ट ऑफ सेशन। तो यानी कि ऐसे मामले जिसमें फांसी की सज़ा हो या आजीवन कारावास हो, जो ट्राइबल बाई सेशन है उस पर ये लागू नहीं होगा, ये केवल उस पर लागू होगा जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा। तो नॉन बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ट्रायल है, और वो ट्रायल स्टार्ट हो गया है फर्स्ट डे, जिस दिन एविडेंस लिया जाना था उस दिन से 60 दिन बीत गए हैं, अब ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, और ड्यूरिंग दी होल पीरियड एक्यूज्ड पर्सन कस्टडी में रहा हो, तब वो व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट के सेटिस्फैक्शन पे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। यदि बेल पे रिलीज़ नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट जो है राइटिंग में रीजन लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा कि उसने उसे रिलीज़ क्यों नहीं किया। उसके बाद जो है इफ़ कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज़ एक्यूज्ड नॉट गिल्टी, यानी कि ट्रायल चल रहा था और ट्रायल अब ख़त्म हो गया है बट अभी डिसीजन अवार्ड नहीं हुआ है, लेकिन ट्रायल का जो कंक्लूजन है वो ये है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, बट अभी डिसीजन बहुत दिन बाद आना है। कब आएगा? 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आएगा। तो यहाँ पे पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को कि उसे वो इमीडिएट जो है बेल पे रिलीज़ कर सकता है, और इसे कह सकता है कि जब हम जजमेंट सुनाने जाएंगे उस समय आपको अपीयर होना है। उसके बाद 437A है बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलिएट कोर्ट। ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जहाँ पे ट्रायल चलता था और एक्यूज्ड गिल्टी फाइंड होता था और उसे पनिशमेंट मिल जाती थी, तो उसे अपील करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो बेल के लिए एप्लीकेशन कहाँ लगाए। तो ये प्रोविज़न यहाँ पे लगा दिया गया है कि जिस कोर्ट ने अवार्ड दिया है पनिशमेंट का, उसी के को पावर दे दी गई है कि वो उसे समय समय पर बेल दे सकता है, बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट करवा सकता है, कि वो अपीलेट कोर्ट में जाए और वहाँ पे अपील फाइन करे। तो एक बार अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, बेल दे देता है, तो वो 6 महीने तक जो है एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद वो व्यक्ति चाहे तो चला जाए अपीलेट कोर्ट में, वहीं से अपनी परमानेंट बेल करवा ले। अगर वहाँ फिर नहीं करवाता है तब भी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के पास ये पावर है कि उस समय समय पे उसकी बेल को बढ़ाती रहेगी या देती रहेगी। लेकिन जब मामला अपील में चला जाएगा तो एक्यूज्ड के पास समय है कि वो अपने बेल के लिए अपीलेट कोर्ट में भी वो जा सकता है। इसके बाद जो है हम आएंगे एंटीसिपेटरी बेल पर। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो